हो गया। तो आज हम लोग यहाँ पर अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। फोटो टाइमिंग लिख रहा है, तब क्यों बोल रहे हो? देखिए ध्यान से सुनिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स मैंने कराई है और जो प्रॉब्लम्स अभी बची हुई हैं, सारी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। चूँकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसलिए हमने प्रॉब्लम्स कराना बंद कर दिया। और आप लोग अगर अलग से इंटरेस्ट लीजिएगा तो बताइएगा, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास रखी जाएगी, या तो फिर अगर आप यूट्यूब पे चैनल पे कमेंट करेंगे तो मैं एक चैनल बना दूंगा वीडियो, ठीक है, 1 घंटे का जो भी होगा इवेंट का, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 और चैप्टर हमारा जो परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। परमाणु की संरचना हेडिंग कर लीजिए आप लोग जल्दी से। परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। ये आपका चैप्टर है, ठीक है। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ, एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा या ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो बड़ा छोटा सा चैप्टर है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग इसमें परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हेडिंग कर लीजिएगा, वेरी फर्स्ट हेडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। तो छोटे क्लासेस में जब आप लोग क्लास 9th वगैरह में रहे होंगे मेरे ख्याल से, तब इस पर आपको कुछ बताया होगा कि किस तरीके से जो परमाणु की संरचना थी वो शुरुआत कहाँ से हुई। तो 1803 में इसकी शुरुआत हुई और सबसे पहले जो परमाणु का एक मॉडल आया था, जिसे हम लोग क्या नाम दिए थे, परमाणु का डाल्टन मॉडल, ठीक है। डाल्टन नामक साइंटिस्ट आए थे। तो डाल्टन ने बताया, उन्होंने अपनी संरचना में यह बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है ना, और इसे किसी भी प्रकार के कणों में किसी भी विधि द्वारा, चाहे आप भौतिक विधि का प्रयोग कीजिए या रासायनिक विधि का प्रयोग कीजिए, तो किसी भी विधि का प्रयोग करके परमाणु को अविभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, जो आया था 1803 यानी सन 1803 में। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग लिखते जाइएगा, बस हो गया। तो पहला क्या था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो ये कब आया, 1803 ना। और ये क्या बताता है कि परमाणु को लिखते हैं आप लोग, परमाणु एक अविभाज्य कण है, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। हो गया। उसके बाद आप लोग जानते हो ना, क्या हुआ कि 1897 में, 1803 के बाद करीब 96 साल बाद ना, बड़े लेट एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोसेस हो रहे थे। और लेट क्यों हो रहे थे, उस समय के हिसाब से तो बहुत तेजी से होगी। तो 1897 में क्या हुआ था 1897 में, आपको पता है, ठीक है। जे.जे. टॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ठीक है।
तो 1897 में जब जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इस प्रकार से आने वाले जितने भी परमाणु सिद्धांत थे, चाहे वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत थे और भी कई सारे साइंटिस्ट जो आए थे, उन्होंने अपना अलग अलग नियम दिया था। ठीक है, किसी ने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तरबूज में बीज की तरह है। ठीक है, और भी तो कई प्रकार के। तो 1897 में जब इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है ना, इसे विभाजित ही नहीं किया जा सकता, ये पूरे तरीके से फेल हो गया, असफल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण है। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर केवल इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी अभी। तो ये माना गया कि जो एटम है हमारे पास, एटम तो उदासीन होता है। ठीक है, तो अगर एटम उदासीन होता है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन की, केवल साइंटिस्टों को किसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, इलेक्ट्रॉन के बीच में बारे में। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक पार्टिकल है तो परमाणु में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक पार्टिकल होता होगा। ठीक है, जिसके कारण परमाणु उदासीन है, नहीं तो परमाणु उदासीन कैसे हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ये माना गया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ये पुराने जो एजम्पशंस हैं, कल्पनाएं जो हैं, उसी पर बात की जा रही है, अभी नया कुछ नहीं है इसमें। तो उसमें ये भी कंसिडर किया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का पार्टिकल है, हम लोग मास कंसिडर करते हैं 9.1 × 10⁻³ kg, इवन कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है ना। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम है तो ये माना गया कि परमाणु में जो दूसरा पोर्शन होता होगा जो कि धनात्मक आवेश कंसीडर करता है, उसके कारण ही परमाणु का द्रव्यमान एग्जिस्ट होता होगा। ठीक है, तो ये पुरानी एजम्पशंस दी गई। अब आज हमें परमाणु के बारे में क्या पता है? आज हमें परमाणु के बारे में पता है कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, इसमें विभाजित किया जा सकता है। और क्या पता है? और हमें ये भी पता है कि जो परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है जिसमें उसका समस्त धनात्मक आवेश केंद्रित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हमें पता चल गए। तो ये सारी चीजें पता कहाँ से चली? तो इनके लिए ना जो रदरफोर्ड का एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया ना, तो रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली। तो थोड़ा बहुत आप लिख दीजिए परमाणु के बारे में ना। तो आज की जो मॉडर्न थिंकिंग है तो उसके हिसाब से इसको थोड़ा सा लिखवा देते हैं। पैराग्राफ करके लिख दीजिएगा, बस हो गया। या परमाणु संरचना में ही आप लोग नोट निकल लीजिएगा, इसको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? परमाणु एक क्या है? अविभाज्य कण नहीं है ना, या परमाणु एक विभाजित कण है, विभाजित कण है, सूक्ष्म विभाजित कण कर सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। तो बस इतना ही लिखिए, बाकी चीज़ें हम आगे आने पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट सेटिंग आप लोग कीजिएगा। यहाँ पर हम केवल डाल्टन के परमाणु वाद को कंसिडर कर रहे हैं। ये इरेज नहीं हो रहा है क्या? इसलिए यहाँ पर इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टडी कर लीजिए, रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन। कुलदीप पूछ रहा है सर कुछ। हाँ कुलदीप बोलो, क्या पूछना है? नहीं सर जी, सब्सक्राइबर कितने हुए?
ये क्लास का टॉपिक थोड़ी है। अरे यार इन लोग पूछ रहे हैं सर, ये हमें ना रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रयोग, अल्फा कणों की प्रकीर्णन का प्रयोग। हाँ, प्रकीर्णन। रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग कर लीजिएगा। तो रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, के प्रकीर्णन का प्रयोग। क्या जाएगी? रदरफोर्ड experiment of scattering of alpha particles, scattering of alpha particles, ठीक है, हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन की खोज से पहले अल्फा कणों की खोज हो चुकी थी। तो अल्फा कण क्या होते हैं? तो अल्फा कणों के बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो अल्फा कण होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक, हीलियम न्यूक्लियस या फिर नाभिक, ठीक है। और अल्फा कण का जो चार्ज होता है वो हीलियम के चार्ज के बराबर, और हीलियम नाभिक को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2He4, ये होता है वो हीलियम नाभिक। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? तो चार्ज कितना हो जाएगा? कितने प्रोटॉन है? 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ क्या कूलाम, तो विच इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। और इसका जो मास होता है ना, यानी कि मास ऑफ अल्फा का, तो मास में जो हम लोग इसमें बात करेंगे तो मास किसका होगा? तो इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं? 4 में से 2 गए, 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 2 प्रोटॉन। तो इसका जो मास होगा वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा। और जब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 7.2 करके आता है मास अल्फा करके 6.7 इंटू 10⁻27 केज। तो ये इंफॉर्मेशन में अल्फा कण के बारे में हमारे पास होनी चाहिए। नोट कर जल्दी से, रब कर दे। हो गया? हाँ, अभी अल्फा स्कैटरिंग जो है उसको पढ़े कहाँ हम लोग? अभी तो हम अल्फा कण के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगे थे आपको कि अल्फा कण क्या होता है। हो गया? तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग, ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा। तो इन्होंने किया क्या था? तो इन्होंने तीव्र गति के अल्फा कणों की सोने की पन्नी पर या स्वर्ण पत्र पर बौछार किया, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड की फाइल ली, सोने की पतली पन्नी, बस इतनी, हाँ पतली एकदम से बारीक, और इस सोने की पन्नी पर, जो पतली पन्नी है, इस पर इन्होंने क्या किया कि पोलोनियम नाभिक, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पोलोनियम नाभिक से उत्सर्जित होने वाले तीव्र अल्फा कणों की बौछार की इस तरह से। तो जब अल्फा कणों की बौछार किया, कह सकते हैं कि अल्फा कणों की एक बीम ना, पतली बीम इंसिडेंट
तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। तो जैसे इस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, अल्फा कणों की बीम इसको इंसिडेंट कर रहे हैं ना? तो इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस देखे जो कि बड़े ही अलग प्रकार के थे। कैसे देखिए, सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा कणों की व्यवसाय कर रहे हैं। ये क्या है, पोलोनियम नाभिक से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कण। तो क्या हुआ, तो रदरफोर्ड ने नोटिस किया कि जब ये अल्फा कण पन्नी पर पड़ते थे ना, तो पन्नी किसकी है, सोने की, यानी कि ये स्वर्ण पत्र, ठीक है, स्वर्ण पत्र, स्वर्ण पत्र। और ये क्या है, पोलोनियम नाभिक से उत्सर्जित होने वाले, पोलोनियम नाभिक से उत्सर्जित होने वाले, उत्सर्जित होने वाले तीव्रगामी अल्फा कण, तीव्रगामी अल्फा कण। अल्फा कण को परिभाषित करिए। अल्फा कण को परिभाषित, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक के बराबर होता है, जिसका चार्ज 3.2 × 10⁻19 कूलम और मास क्या होता है 6.4 × 10⁻27 kg ना। तो अल्फा कण जब भी बात आएगी तो सब हीलियम नाभिक बोलेंगे, हीलियम जानते हो ना। तो अब क्या हुआ, तो इसमें ये नोटिस किया कि जब फॉइल पर ये पार्टिकल्स टकराते हैं, ठीक है, तो फॉइल पर टकराने पर इन पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी क्या होगा, तो जब यहाँ पर कोई पार्टिकल आता है, ये यहाँ पर पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाता है, कुछ इस डायरेक्शन में। अच्छा, स्कैटर होना अगर प्रारंभ हुआ, इसका क्या हो रहा है, विकिरण ना, यानी कि प्रकीर्णन हो रहा है। तो प्रकीर्णन होना जब स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब कि कोई प्रकाश किरण अगर आ रही है तो कब प्रकीर्णित होगी, जब उसके मार्ग में कुछ ऑब्स्टेकल आएगा, कोई अवरोध जैसा कुछ आएगा। सोने की पन्नी पर, पतली पन्नी पर पड़ने पर ये क्यों प्रकीर्णित हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि सोने की पतली पन्नी में कुछ ना कुछ है जो सॉलिड टाइप का है, जिससे ये पार्टिकल्स प्रकीर्णित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसिडर किया गया कि यहाँ पे क्या है, कोई एटम जैसा कुछ है, एटम जैसा, जिससे टकराने के बाद ये इधर की ओर प्रतिकर्षित हो गया, ठीक है। और भी पार्टिकल्स हैं जो इधर की ओर इस प्रकार से पड़े, तो ये इधर की ओर प्रतिकर्षित हो गया। अब कुछ एक ऐसे भी थे जो कि क्या किए, सामने से टकराए, जैसे कि इसी के सामने, तो जो सामने से टकराता है और इधर प्रतिकर्षित हो जाता है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो अल्फा कणों की इस प्रकार से अपने मार्ग से विचलित होने की जो घटना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कणों का प्रकीर्णन। कुछ एक ऐसे भी अल्फा कण थे जो क्या कर रहे थे, सीधे निकल जा रहे थे। क्यों, क्योंकि ये हो सकता है एटम से ना टकराए हो, और जबकि जो भी कोई टकराए होंगे वो क्या कर रहे थे, प्रकीर्णित हो जा रहे थे अलग डायरेक्शन में, इस प्रकार से। ज़्यादा एंगल पर टकराए इधर चले आए, तो इसके बेसिस पे ना, यानी कि अल्फा कणों का जो एक्सपेरिमेंट था, इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने कई सारे तर्क दिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखेंगे, इसमें लिख दीजिए थोड़ा सा, लिखिए। रदरफोर्ड ने ठीक है, पोलोनियम नाभिक से उत्सर्जित होने वाले, पोलोनियम नाभिक से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कणों की बौछार सोने की पतली पन्नी, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्वर्ण पत्र, ठीक है, स्वर्ण पत्र पर की, फुल स्टॉप।
स्वर्ण पत्र ब्रैकेट क्लोज पर की फिर स्टॉप करने के बाद उन्होंने पाया कि कई सारे अल्फा कण विभिन्न कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। फुल स्टॉप। सोने के परमाणुओं से टकराकर अल्फा कणों के विक्षेपित होने की इस घटना को अल्फा कणों का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन कहते हैं। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, प्रकीर्णन कहते हैं। रदरफोर्ड ने, आगे लिखिएगा, अल्फा कणों का प्रकीर्णन कहते हैं। रदरफोर्ड ने इस पूरे निकाय को एक निर्वातक नालिका में बंद कर दिया। जिससे इस पर बाह्य दाब का प्रभाव ना पड़े तथा पूरे निकाय को एक निर्वातक नालिका में बंद कर दिया, जिससे इस पर बाह्य दाब का प्रभाव ना पड़े तथा अल्फा कणों के प्रकीर्णन को इस पर बाह्य दाब का प्रभाव ना पड़े तथा अल्फा कणों के प्रकीर्णन कोण को मापने के लिए प्रस्फुर गणित अल्फा किरणों के प्रकीर्णन कोण को मापने के लिए प्रस्फुर गणित का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक सिस्टम रहेगा, कौन सी गणित सर जी? प्रस्फुर। इस प्रकार से ये यहाँ पे एक सिस्टम बना रहता है जिसपे अल्फा कण किस एंगल पर, गुरु जी कौन नहीं लिख पाया है, तब लिख लिया। प्रभाव ना पड़े तक लिख पाया ये होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रस्फुर गणित। ठीक है, बना लीजिए आप लोग जल्दी से। सर जी थोड़ा प्रस्फुर लिखे हैं थोड़ा तो याद बनाओ जल्दी फिगर पूरा कुछ देर में। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि रदरफोर्ड की अल्फा एक्सपेरिमेंट से जो निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन, तो उसकी बात करेंगे। तो रेडी कर लीजिएगा आप लोग। निष्कर्ष या कंक्लूजन। तो क्या निष्कर्ष है? उसके लिए ना जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उस एक्सपेरिमेंट को इस प्रकार से हम देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा जो है, ये क्या है, परमाणु। तो जब इन पे क्या कर रहा है, एक जो अल्फा कट है उनकी बम्बार्डिंग यानी कि प्रसार। तो ये आपका क्या है, नाभिक, इसमें समस्त धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज,
ध्यान से समझिएगा, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे किस प्रकार से क्या बता रहा था, देखिएगा। तो अब जब इस पे अल्फा कण की बौछार की गई तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे ना, जो कि बिना विचलित हुए सीधे जा रहे थे। जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि कुछ एंगल पर हो जा रहे थे। जैसे यहाँ से कुछ पहले और पास वाले लोग, तो यहाँ से जब ये पिछले तो कुछ कम कोण पर, कुछ कम कोण पर, ध्यान से समझिएगा इसे। कुछ और जो और पास में पहुँच रहा है तो वो ज़्यादा कोण पर, और 10 लाख में से कोई एक अल्फा कण ऐसा होता था जो जाते हुए सीधे 180 डिग्री पर वापस आ जाता था, 180 डिग्री पर, ठीक है। बाकी जो थोड़ा सा दूर होता था वो इस डायरेक्शन में वापस, जो और दूर होता था वो बहुत कम विचलित होता था इस डायरेक्शन में वापस, और जो एकदम से दूर होता था वो लगभग विचलित हुए सीधे निकल जाता था। ध्यान देखिएगा, तो ये सब के सब क्या है, अल्फा कण, अल्फा कण। फिगर बना लीजिए आप, नहीं फिर से टाइम लेंगे। अल्फा कण गोला बनाने वाला, अल्फा कण, अल्फा कण। पहले कोई दिखा दीजिए, पहले आप फिगर बनाओ तो बताएं। निष्कर्ष बीच में रहेगा, उसको नीचे लिखने में तो शूट कम करना, शूट नहीं कराना है यहाँ पे, फिगर बनाना है। नालायक, ध्यान दीजिएगा इसमें एरो, ये उसी में है ना सर? हाँ पिछले वाले उसी में निष्कर्ष नहीं है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या क्या निकले, तो पहला निष्कर्ष मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग साथ में लिखिएगा फिगर बनाने के बाद। हाँ पहले, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष क्या निकला, ध्यान से समझिए। तो जब इन्होंने देखा, रदरफोर्ड ने, कि मैक्सिमम पार्टिकल जो थे वो बिना विचलित हुए, ज्यादातर जो अल्फा कण थे बिना विचलित हुए एकदम सीधे चले जा रहे थे। इसमें हमने ज्यादा नहीं, एक ही दो को दिखाया है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि परमाणु का ज्यादातर जो भाग है वो क्या है, खोखला है। खोखला है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, और इसीलिए क्या कर रहे हैं, अल्फा कण सीधे चले जा रहे हैं। तो पहला निष्कर्ष ये है कि परमाणु का अधिकतम भाग क्या होता है, भाग खोखला होता है, ठीक है, खोखला होता है। तो मैं जो कंक्लूजन है एक लाइन में केवल लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर लिखवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल हो जाएगा ना। तो पहला निष्कर्ष तो ये निकला कि परमाणु का अधिकतम भाग, उसका ज़्यादातर भाग जो होता है खोखला होता है, इसलिए मैक्सिमम ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बिना विक्षेपित हुए सीधे चले जा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अब ध्यान से समझिएगा। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या देखा गया कि कुछ एक अल्फा कण ऐसे थे, या कई सारे अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ कम कोण पर, देखिए ये कम कोण पर जा रहा है ना, कम कोण का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से विचलित हो गया तो ये एंगल कम बनाएगा, ठीक है, और यहाँ से विचलित हुआ या इधर की ओर विचलित हुआ तो एंगल ज़्यादा बनाएगा। एंगल देख रहे हो ना, तो एंगल यहाँ से कौन सा बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो कुछ अल्फा कण थे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये वाले अल्फा कण, तो ये क्या कर रहे थे, कम कोण पर क्या कर रहे थे, प्रकीर्णित हो रहे थे। तो इसका क्या मतलब, कम कोण पर प्रकीर्णित होने का मतलब कि हो सकता है इन पे कम फोर्स लग रहा हो, इसीलिए कम कोण पे। अब दूसरी बात, अब इन पे फोर्स क्यों लगेगा और किस प्रकार का फोर्स लगेगा, क्योंकि जो अल्फा कण है वो क्या है, हीलियम नाभिक, और इनका जो चार्ज है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर 2 टाइम्स से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा का ना। तो अल्फा का चार्ज कितना होता है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का इस पे प्लस चार्ज होता है, धनात्मक आवेश। इसका मतलब कि अगर अल्फा कण क्या हो रहे हैं, यहाँ से प्रकीर्णित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से परमाणु के भीतर कुछ ऐसा पोर्शन होगा जहाँ पे कोई धनात्मक आवेश रहता हो, ठीक है, तभी तो प्रकीर्णित हो रहे हैं।
अगर ऋणात्मक रहता तो पॉजिटिव और निगेटिव आकर्षित हो जाता। अल्फा कण भी धनात्मक है और ये प्रकीर्णित हो रहा है। तो इस बेसिस पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के बीच में ना, यानी कि या परमाणु के भीतर, आप कहिए परमाणु के भीतर कुछ धनात्मक आवेश होते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या था? तो दूसरा पॉइंट ना, परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में कुछ धनात्मक आवेशित भाग, धनात्मक आवेशित भाग होता है, भाग होता है। पॉइंट नंबर 2 ना। पॉइंट नंबर 3, देखिएगा, हो गया। 3 पर आगे बढ़े तो पॉइंट नंबर 3 में कुछ और भी जब अल्फा रेज इंसिडेंट की गई तो ये देखा गया कि अल्फा रेज क्या है, अधिक कोण पर ना, यहाँ पर अधिक कोण पर ये प्रकीर्णित होना स्टार्ट कर दी है। और 10 लाख में से कोई एक अल्फा कण था जो कि क्या करता था, परमाणु के एकदम बीच वाले पोर्शन पर जाता था और लगभग 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये इधर जा रहा था और वापस चला आया, इधर जा रहा था इधर वापस बैक चला आया। तो कितने का एंगल बनाया? 180 डिग्री, लगभग 180 डिग्री के एंगल पर वापस आ रहा था। तो इस बेसिस पर जो तीसरा पॉइंट था वो ये जूम किया गया कि परमाणु के बीच में जो ठोस भाग है, ठीक है, परमाणु के बीच में जो उसका धनात्मक आवेश है, तो परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म सा छोटा सा भाग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु का नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कण था ये स्ट्रांगली रिपेल हो रहा था, बहुत कहते हैं कि बहुत ज्यादा बल के साथ प्रतिकर्षित किया जा रहा था। और कहाँ पे? ये बीच में एकदम पड़ रहा था। तो इस बेसिस पर ये कंसिडर किया गया कि जब अल्फा कण को परमाणु के बीच में इंसिडेंट कराया जा रहा है और 180 डिग्री पे वापस आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि परमाणु के बीच में जो धनावेशित भाग है, उस धनावेशित भाग में केंद्र पर एक नाभिक है, ठीक है, और उस नाभिक में किसी भी परमाणु का समस्त जो धनावेश है वो केंद्रित होता है, ठीक है। और क्या? और इस जो नाभिक की जो साइज बताई गई, बताया गया कि ये नाभिक जो होता है परमाणु के आकार के लगभग 10,000 गुना छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, तो परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में सूक्ष्म धनात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित भाग होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं। उसके बाद नाभिक का आकार, तो नाभिक का आकार, नाभिक का आकार परमाणु के आकार से, परमाणु के आकार से आकार का लिखिएगा, का 1/10,000वां गुना होता है, नोट कर लीजिए। हाँ, उसी पर थोड़े सब, उसी पर से बोल रहा है। स्वर्ण पन्नी को पहले किया गया, फिर उसमें से एक सोने के एक परमाणु को कंसिडर किया गया और उसके ऊपर निकाला गया। ये सारे निष्कर्ष थे, ठीक है। देखो पूरा वही है ना जैसा स्वर्ण पन्नी में था, ठीक हो गया। अब देखिए, तो इसमें परमाणु के बारे में आपको पता है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो परमाणु का जो आकार होता है, या परमाणु की त्रिज्या
कितनी होती है? लगभग 10 की घात -10 मीटर। जबकि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या या आकार कह सकते हो आप सीधे से, कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, कौन बड़ा है, परमाणु की नाभिक? ठीक है, नोट कर लीजिए। रब करें। कितने पॉइंट हुए? 3। रब करें। ऊपर वाला कर दे रहे हैं। चौथा पॉइंट देखिए, तो चौथा पॉइंट देखो, उसको ध्यान दीजिए। तो हो क्या रहा था कि जो अल्फा कण नाभिक से अधिक दूरी पर थे, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस या नाभिक। तो जो अल्फा कण नाभिक से अधिक दूरी पर थे वे कम कोण पर प्रकीर्णित होते थे, जबकि जो अल्फा कण नाभिक से कम दूरी पर थे वे ज़्यादा कोण पर प्रकीर्णित होते थे। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि जो इन पर कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल है नाभिक के कारण, नाभिक के कारण जो प्रतिकर्षण बल है, कौन सा? गुरुत्वीय स्थिति जो फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, गुरुत्वीय बल। ठीक है, जो तो प्रतिकर्षण बल है वो क्या कर रहा है? कूलाम के नियम को फॉलो कर रहा है। कूलाम के नियम को कैसे? कूलाम का नियम क्या बताता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर दूरी ज़्यादा होगी तो बल कम काम करेगा, जबकि अगर दूरी कम है तो बल ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो चूंकि ये वाले जो अल्फा कण थे ना, इनकी इस नाभिक से दूरी ज़्यादा थी इन कंपेरिजन टू इन वाले की। ठीक है, इसलिए ये वाले इन वाले अल्फा कणों पर जो क्या कहते हैं विद्युत बल है वो कम काम कर रहा है, इसीलिए कम कोण पर प्रकीर्णित हो रहे हैं। जबकि पास वाले जो है उन पर कूलाम का नियम यानी कि बल ज़्यादा कार्य कर रहा है, एक दूरी कम तो बल ज़्यादा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो कूलाम का नियम है वो परमाणुवी स्केल पर भी कार्य करता है, यानी परमाणुवी दूरियों के लिए भी कूलाम का नियम सही है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट जो ये मिला था कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम परमाणुवी दूरियों पर भी लागू होता है। परमाणुवी दूरियों पर भी लागू होता है। पॉइंट नंबर 5 जो लास्ट डिस्कस है, तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट केवल स्वर्ण पत्र पर नहीं बल्कि कई सारे धातुओं की पन्नियां लेकर पत्र पर इन्होंने किया, और हर में इन्होंने पाया कि जो डिफरेंट ना भिन्न भिन्न धातुओं के लिए जो आवेश होता है उसका मान भिन्न भिन्न होता है। पॉइंट नंबर 5, तो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए या धातु पत्र के लिए आवेश का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। आवेश का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। परिमाण भिन्न भिन्न होता है।
इसके बाद आप लोग एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखिएगा। नोट पे लिखिए किसी दिए हुए धातु पत्र द्वारा एक निश्चित कोण परिसर के भीतर किसी दिए हुए धातु पत्र द्वारा एक निश्चित कोण परिसर के भीतर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, एक निश्चित कोण परिसर के भीतर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, एक निश्चित कोण परिसर के भीतर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या उस धातु के नाभिक के धनावेश की मात्रा, धनावेश की मात्रा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका क्या मतलब? कि इसका मतलब कि आप अगर किसी भी कोई भी धातु हमारे पास है ना, धातु की पन्नी है, स्वर्ण पत्र है, और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उस धातु का आवेश कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना था? तो उसके लिए हमें कुछ अल्फा कणों को कैलकुलेट करना था कि जो एक निश्चित कोण पर यहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रहे हैं, या तो फिर क्या हो रहा है, प्रकीर्णित हो रहे हैं। तो अगर हम एक निश्चित कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या कैलकुलेट कर लें तो वो क्या बताएगा? तो धातु के नाभिक में उपस्थित आवेश ना के वर्ग को बताएगा। तो क्या है? अल्फा कणों की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्ज है या आवेश, नाभिक का आवेश के वर्ग के। इसके बेसिस पे, ठीक है, जेम्स चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, उन्होंने 1920 में, ठीक है, जेम्स चैडविक को आप लोग जानते हो ना, तो जेम्स चैडविक ने 1920 में 1920 में इस कंसेप्ट का यूज करके, ठीक है, फाइंड किया कि किसी भी धातु के नाभिक में जो आवेश होता है Z/E के बराबर होता है। ये क्या है? Z/E, आवेश का परिमाण किसी भी धातु के नाभिक में। जहाँ Z क्या है? तो जहाँ Z उस नाभिक के लिए एक नियतांक होता है ना, नियतांक, और आपका E क्या है पता ही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंसेप्ट है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हम लोग इतनी सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसमें लिख दीजिए शायद, क्या नोट करें? जहां तक लिखे हैं उसी पर लिख दीजिए नीचे से। इस आधार पर सन 1920 में, इस आधार पर सन 1920 में जेम्स चैडविक ने किसी भी धातु के परमाणु के नाभिक के आवेश की गणना की, नाभिक के आवेश की गणना की, फुल स्टॉप। इनके अनुसार किसी भी धातु के परमाणु में नाभिक का आवेश Z/E होता है। इनके अनुसार किसी भी धातु के परमाणु में नाभिक का आवेश Z/E होता है, जहां किसी भी धातु में नाभिक
धातु के परमाणु में नाभिक का आवेश, बड़ा धीरे लिख दो यार। हाँ, किसी भी धातु के परमाणु में नाभिक का आवेश Z/E होता है, जहां Z कैपिटल Z, जहां Z उस परमाणु के लिए नियतांक होता है तथा E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, तथा E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। एक टॉपिक और डिस्कस करें, टाइम है? नहीं, कितना टाइम हुआ? 5 मिनट। 5 मिनट। हाँ तो ठीक है। तथा E इलेक्ट्रॉन का आवेश है।